हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग कक्षा 12 के प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। और आज कोशिश करेंगे कि ये 5.1 प्रश्नावली को पूरी तरह से कवर कर लें। पिछले वीडियो में हमने 29 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमने ए और बी के मानों को ज्ञात करना है, जिससे कि ये फंक्शन इन बिंदुओं पर परिभाषित फलन एक संतत फलन हो। ये हमें पहले से गिवन है, अर्थात इसका मतलब कि ये जो फलन है वो इन बिंदुओं पर, जो कि x बराबर 2 है और x बराबर 10 है, इस पर ये संतत फलन है। तो हम ये मान कर चलेंगे कि ये संतत फलन यदि है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें गिवन है, तो बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 एक प्रकार का फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर 5 और ए एक्स प्लस बी और 21। इनके लिए 3 बिंदु परिभाषित हैं। x समान 2 से छोटा या बराबर है, यहाँ ये 2 से बड़ा x है और 10 से छोटा। तीसरे 21 वाले फलन के लिए x का मान 10 से बड़ा और बराबर है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि किन बिंदुओं पर ये संतत फलन है। इसमें तो ये नहीं कहा गया है कि किस बिंदु पर संतत है, बल्कि परिभाषित जो फलन है ये संतत फलन है। तो हम ये देख रहे हैं कि जहाँ भी x समान किसी भी अंक के बराबर या किसी बिंदु पर इक्वल दिखाया गया हो, उसी बिंदु पर इस फंक्शन का जो मान है वो संतत है। तो हमें इसमें x बराबर 2 और x बराबर 10 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं संतत के लिए। तो हम मान कर चलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो इन दोनों बिंदुओं पर संतत है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करना है, अब ध्यान रखो। सबसे पहले आप दोनों तरफ के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ज्ञात करोगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, और अब भी मैं इसको वीडियो को हल करते समय यानी प्रश्नों को हल करते समय बताता रहूँगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करो, डायरेक्ट वैल्यू निकालो। हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यू x बराबर 2 के लिए सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है, और x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकाल करके फिर x बराबर 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले x बराबर 2 पर हमें फंक्शन कौन सा प्राप्त हो रहा है, इस पर फंक्शन है एफ एक्स बराबर, इसका मतलब x का मान अगर 2 के बराबर है तो ये हमें 5 वाला फंक्शन आता है, यानी एफ एक्स बराबर यहाँ पर 5 है। अब आप यहाँ पर क्या करो, एफ एक्स के स्थान पर 2 रखोगे तो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, मतलब इसका ये है कि f2 का मान यहाँ पर 5 है। हमें डायरेक्ट वैल्यू पता चल गया। दूसरा अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम फंक्शन देखते हैं। लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, ध्यान रखना x बराबर 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें 2 माइनस, हम पहले बता चुके हैं आपको याद होगा। और यहाँ पर हमें फंक्शन को रिटाइज करना है। अब देखते हैं कौन सा फंक्शन आता है। x समान 2 से कम, 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन आता है, टेबल देख लो। अगर x समान 2 से कम है तो 5 वाला फंक्शन है, तो यहाँ लिख सकते हो लिमिट x टेंड टू 2 निगेटिव के लिए फंक्शन आता है 5। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन आप देख पा रहे हो कि इसमें कोई अक्षर राशि वाला पद नहीं है, ये एक अचर पद है, इसलिए हम अब इसमें x का प्रतिस्थापन नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू 5 आएगा। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट लेने पर, टेकिंग लिमिट लेने पर इसका मान जो आएगा वो आएगा 5। ठीक है, आप इसमें x का मान 2 भी नहीं ले सकते। दूसरी चीज़ अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव के लिए हमें फंक्शन को डिसाइड करना है,
और 2/2 का मतलब 2 से अधिक की स्थिति में आप देख पाए कि यहाँ 2 से अधिक x समान जब 2 से अधिक है तो इसमें ax प्लस b वाला फंक्शन आता है। तो हम यहाँ पर लेंगे ax प्लस b। तो लिमिट x टेंड टू 2/2 ax प्लस b फंक्शन हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ से इसको रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये एक x चर राशि वाला बहुपद है। तो यहाँ लिख सकते हैं माना x बराबर 2/2 का मतलब 2 से थोड़ा सा अधिक, जरा सा अधिक। इसका मतलब मान लेते हैं कि h अधिक, तो इस स्थिति में h टेंड टू क्या होता है 0 हो जाता है। ठीक है, h 0 की तरफ अप्रोच करता है। अब इसको प्रतिस्थापन कर दो। द लिमिट, ये जो लिमिट है वो लिमिट बदल चुकी है h टेंड टू 0 और फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पर हमें रखना है 2 प्लस h। तो यहाँ लिख दिया 2 प्लस h प्लस b एक साथ है। ठीक है, अब आप इसमें बिना डर का h का मान 0 रख दो। तो यहाँ तक अगर 0 रखोगे तो हमें ये प्राप्त होगा a यानी टेकिंग लिमिट लिख सकते हो a प्लस a इंटू 2 प्लस h की वैल्यू 0 प्लस b। सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 2 में 0 को ऐड कर दो, 2 आएगा, 2 का a में गुणा 2a और a प्लस b। ये आपका रहा राइट हैंड लिमिट और ये रहा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना सकते हो या नहीं बनाओगे तो कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, और ये आपका रहा राइट हैंड लिमिट। अब आप देखो अब जबकि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर संतत फलन है। अब प्रत्येक बिंदु पर संतत फलन होने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन में गिवन है तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट और ये इक्वल है f(a). का मतलब यहाँ पर 2 से मतलब है, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट हमें वैल्यू निकाला है f2 का मान 5 है। तो इस स्थिति में ये तो हमें गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस स्थिति में अब इसको हम लोग इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करने पर यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखा जा सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट और ये इक्वल है f(a) की मतलब यहाँ पर 2 रखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 5 है, राइट हैंड लिमिट का मान 2a प्लस b और ये इक्वल है 5 का। ठीक है, f(a) का मतलब यहाँ f2 है, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम प्रथम भाग के लेकर के 2a प्लस b बराबर 5 लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 बना सकते हो। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से आप x बराबर 10 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज्ञात करोगे। तो अब लिखते हैं x बराबर 10 पर हमें फंक्शन डिसाइड करना है। तो फंक्शन कौन सा आता है, डायरेक्ट फंक्शन देखते हैं कौन सा फंक्शन है। अगर x का मान 10 के बराबर है तो इसमें देख पा रहे हो कि जो x मान 10 के बराबर यहाँ इक्वल है तो हमें 21 वाला फंक्शन, अर्थात यहाँ पर हमें फंक्शन आया 21, यानी ये फंक्शन f10 के लिए 21 प्राप्त होता है। ठीक है, अब निकालते हैं x बराबर 10 के लिए, यानी लिमिट x टेंड टू 10 के लिए। तो लिमिट x टेंड टू 10 निगेटिव, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट में 10 निगेटिव, यहाँ फंक्शन डिसाइड करना है। अब देखते हैं कौन सा फंक्शन होता है। अगर x का मान 10 से कम है तो 10 से कम के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, यहाँ देख लो। अगर x का मान 10 से कम है तब ax प्लस b वाला फंक्शन आता है। तो यहाँ लिख सकते हो लिमिट x टेंड टू 10 निगेटिव, यानी 10 निगेटिव के लिए ax प्लस b फंक्शन। अब इसमें आप रिप्लेस आराम से कर लो। माना x बराबर है 10 से कम, 10 से कितना कम मान लेते हैं h कम। ठीक है, पहले बता चुका हूँ आपको 10 से कितना कम h कम, ये हम लोग पहले से प्रोसेस अपनाते आए हैं। अब यहाँ से जब x का मान 10 से h कम है तो h की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर जाएगी। अब इसके बाद आप इसको रिप्लेस करोगे
तो हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ से हमें x के स्थान पर रखना है 10 माइनस h, तो a इंटू 10 माइनस h और प्लस में b। अब यहाँ से लिमिट की वैल्यू रखोगे तो टेकिंग लिमिट ये प्राप्त होगा a इंटू 10 माइनस में 0 प्लस b, तो ये हमें प्राप्त हुआ 10a प्लस b। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आया। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। अब देखो राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड टू 10 पॉजिटिव के लिए फंक्शन डिसाइड करना है। अब देखो कौन सा फंक्शन आता है, लिमिट x टेंड टू 10 पॉजिटिव के लिए फंक्शन हमारे पास है 10 से अधिक। 10 से अधिक का मतलब ये फंक्शन 10 से अधिक की स्थिति में आता है, x मान 10 से अधिक है तो ये एक्सिस वाला फंक्शन, तो यहाँ लिखेंगे 21, ये हुआ। अब यहाँ से आप लिमिट डायरेक्ट रख सकते हो क्योंकि ये कोई एक्स्ट्रा राशि का फंक्शन नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट लिमिट रख दो और आपको प्राप्त होगा 21। तो आप देख पाए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 10 से प्लस भी है और राइट हैंड लिमिट 21 है और डायरेक्ट इसका मान भी कितना है 21 है। और जबकि फंक्शन ये क्या है, हर बिंदु पर डिफाइन है, संतत है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसी प्रकार से ये भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा गया है ना, इसी प्रकार से इसके लिए भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ये गिवन है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट और ये इक्वल है एफ ए के मान के, जहाँ एफ ए का मतलब F10 है, F10 का मान 21 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है 21 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 10a प्लस में b और ये इक्वल 21 है। ठीक है, अब यहाँ से कोई एक प्रथम भाग या द्वितीय भाग लेकर के एक समीकरण बना सकते हो 10a प्लस b बराबर 21। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब आप देखो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर इस 1 को लेकर के हम लोग a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही कहा है कि आप a की b के किस मान के लिए ये फंक्शन संतत होगा। ठीक है, a तथा b के मानों को ज्ञात करना है। तो a और b के मान कब ज्ञात होंगे, जब हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण बन जाएं। यहाँ पर हमने दो चरों रैखिक समीकरण बना लिया है, तो इस समीकरण को हम लोग लिखते हैं अगले वाले पेज पर। ठीक है, इस समीकरण को अगले पेज पर लिखते हैं। समीकरण नंबर 2 हमने लिख लिया है और समीकरण नंबर जो 1 है वो है 2a प्लस b बराबर 5। यहाँ लिखते हैं 2a प्लस b बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 है। अब देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, या तो प्रतिस्थापन विधि लगाओ या तो विलोपन विधि लगाओ, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप इसको हल करके ए या बी का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ देख पा रहे हो विलोपन विधि से हम इसको लगाना चाहें तो यहाँ इन दोनों को घटाने पर इसको माइनस कर देते हैं, एक कैंसिल हो जाएगा और इसको घटाओगे तो आपको मिलेगा 8a। ठीक है, बराबर 21 में से 5 निकाल दो 16, यानी a का मान आएगा 8 से इसको डिवाइड कर दिया 2 बार में। ठीक, ये हमें प्राप्त हुआ a का मान 2। अब a का मान आप कहाँ रखो, a का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हो, जिसमें भी रखोगे b का मान एक ही मिलेगा। तो हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में रखो तो रखने पर यहाँ 2a यानी 2 गुणा a का मान है 2 और प्लस में b बराबर 5। इसको सॉल्व करोगे तो b बराबर 5 माइनस 2 दूना के 4, 4 को इधर ला देंगे तो माइनस में 4, तो b का मान आ गया 1। इस प्रकार से a बराबर है 2 और b बराबर 1, इन दोनों का ये आंसर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13(1) पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। इस प्रश्न में हमें दर्शाना है कि जो ये फंक्शन का x² है ये एक परिभाषित फलन के आधार पर संतत फलन है। अब ये cos x² को हम कैसे इसको संतत चेक करेंगे, जबकि इसमें कोई बिंदु तो दिया नहीं है। तो बिल्कुल आपको यदि कोई बिंदु नहीं दिया है तो आप x का मान यानी c बिंदु पर लेकर के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप जानते हो कि जो बहुपद फलन होते हैं वो प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है
अगर प्रत्येक बिंदु पर संतत है तो इसमें आप एक्स स्क्वायर को संतत फलन कह सकते हो। और यदि हम कास की बात करें जो कि त्रिकोणमितीय फलन है, तो त्रिकोणमितीय फलन को हमें संतत चेक करने के लिए सबसे पहले इस पूरे कास एक्स स्क्वायर को हमें कास एक्स के पद में व्यक्त करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कास एक्स को कैसे व्यक्त करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, इसको दो फलनों के रूप में तोड़ सकते हो। ठीक है, पहला इसे यहाँ लिखा है कास एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से इसको हमने मान लिया कि y बराबर है, इस y बराबर कास एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। आप चाहो तो y बराबर मानो या इसको fx बराबर भी मान सकते हो, यानी इसको लिखा जा सकता है fx बराबर। ठीक है, क्योंकि x चौरासी में है। अब आप क्या करो, इसको मानो फिर से जो एक्स स्क्वायर है इसको gx मान लो, gx बराबर एक्स स्क्वायर। अब आप बताओ, अगर इस gx का मान एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर आप क्या रख सकते हो, y बराबर कास gx ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको कुछ समय के लिए अगर x मान लो तो कास x फंक्शन बनेगा। ठीक, y बराबर कास x बनेगा। तो यदि हम इन दोनों फलनों को संतत फलन सिद्ध कर दें तो आप भी कह सकते हैं कि दो फलनों का संयोजन भी क्या होगा, एक संतत फलन होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का संयुक्त फलनों को चेक करने वाले नियम के आधार पर सिद्ध किया जाता है। तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको। सबसे पहले आप इस एक्स स्क्वायर को संतत फलन चेक कर लो। अब जबकि एक्स स्क्वायर अगर संतत फलन होगा तो कास जी एक्स का मान भी एक संतत फलन होगा ही होगा। तो सबसे पहले जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स बराबर सी पर हमने ये मान लिया कि जी एक्स बराबर सी पर क्या है, संतत है। ठीक है, अगर एक्स बराबर सी पर संतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू सी नेगेटिव, जबकि इसमें कोई एक्स का मान छोटा बड़ा करके दिया नहीं है, इसलिए हमें सी नेगेटिव के लिए और सी पॉजिटिव के लिए दोनों स्थिति में इसी फलन को लेना है। तो यहाँ लिखेंगे सी नेगेटिव का मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है, जी एक्स वाला फंक्शन में लेना है, ये है एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें रिप्लेस करो, माना x बराबर सी माइनस एच। देखो सी माइनस का मतलब सी से थोड़ा सा कम। अब कितना कम, मान लिया h कम। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें चेंज नहीं है। अब इस स्थिति में ये h टेंड टू 0 हो जाएगा। आप पिछले वाले वीडियो को देख करके स्टेप बाय स्टेप को अध्ययन कर सकते हो। ये पूरी प्रोसेस हमने इस प्रकार से, जैसे x का मान यहाँ पर c होता है तो राइट हैंड लिमिट में यहाँ इस साइड में x का मान क्या रहा होता है, x प्लस एच बन जाता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में x माइनस में x प्लस सी होता है और लेफ्ट साइड में x माइनस सी, इसका वैल्यू यहाँ पर कहीं प्राप्त होती है। ठीक है, ये हमने आपको प्रोसेस बता चुका है। आप चाहो तो इसको दर्शा सकते हो या इसी प्रकार से इसको समझ करके इसको हल कर सकते हैं। अब रिप्लेस करते हैं। तो लिमिट है h टेंड टू 0, x के स्थान पर c माइनस एच रखना है, c माइनस एच पूरी की पावर 2। इसको सॉल्व कर लो, इसका वर्क करो, चाहे आप डायरेक्ट इसमें h वैल्यू 0 रख दो। तो टेकिंग लिमिट रखने पर c माइनस 0 की पूरी पावर 2 और यह आ जाएगा c स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट का मान c स्क्वायर आया। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले फंक्शन को डिसाइड करना है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंड टू सी पॉजिटिव और फंक्शन तो वही रहेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको रिप्लेस किया, माना x बराबर सी प्लस एच। इस स्थिति में h टेंड टू क्या हो जाएगा, 0। और इसको रिप्लेस कर लो, लिमिट x टेंड टू h टेंड टू 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर x के स्थान पर लिखेंगे c प्लस एच और पूरी की पावर 2। इसको सॉल्व करोगे या लिमिट ले लो डायरेक्ट, तो लिमिट लोगे तो यहाँ में मिलेगा c प्लस 0 की पूरी पावर 2
और सॉल्व करने पर हमें सी पर दोगा सी स्क्वायर प्राप्त होगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सी स्क्वायर आ रही है। और यदि आप इसका डायरेक्ट वैल्यू निकालोगे, जैसे यहाँ निकाल देते हैं कि एफ सी का मान हमें मिलेगा, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में ही अगर सी रख दोगे तो यहाँ पर मिलेगा सी स्क्वायर। ये आपका डायरेक्ट वैल्यू है और ये आपका राइट हैंड लिमिट। तो ये तीनों वैल्यू बराबर आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि चूँकि एफ सी का मान बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के और ये बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और इन तीनों का मान कितना है सी स्क्वायर है। इसलिए जो जी एक्स फंक्शन है, जी एक्स ये एक्स बराबर सी के प्रत्येक बिंदु पर क्या है संतत है, प्रत्येक बिंदु पर संतत है, अर्थात इसके किसी भी असंतत का कोई बिंदु नहीं है। तो हमें एक्स स्क्वायर के बारे में पता चल गया। और इससे आसान है, यदि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यदि कोई भी बहुपद फलन हो या कहीं भी कोई बहुपद फलन देता है तो आप समझो कि बहुपद फलन प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। ये आपके एनसीईआरटी के आधार पर पहले से ही दे दिया गया है कि यदि कोई बहुपद फलन है तो उस बहुपद फलन का मान प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो। अब चेक करते हैं ये फंक्शन, जैसे हमने लिया था y बराबर कास एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को जी एक्स माना था। अब हम इसको प्रतिस्थापन करके देखते हैं कास जी एक्स का जो मान आएगा वो क्या होता है। अब मान लो हमने जो लिखा है y बराबर हमने लिखा है कास, हमने माना था जो हमारा यह फंक्शन बना है कास जी एक्स, ठीक है। अब मान लो कि जी एक्स को हम अगर एक्स कुछ समय के लिए मान लें तो हमारा फंक्शन बनेगा वाई बराबर कास एक्स, ठीक है। एग्जाम में आपको इसको भी प्रूफ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपने पहले प्रूफ कर रखा है कि ये संतत है प्रत्येक बिंदु पर तो आप उसको वहाँ पर लिख दो, बल्कि आपको एग्जाम में वहाँ भी प्रूफ करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो वाई बराबर कास एक्स, यानी इस जी एक्स को कुछ समय के लिए एक्स मान लिया। अब y बराबर कास एक्स के लिए हम इस संतत का परीक्षण करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको भी मान लेते हैं कि माना x बराबर c पर कास एक्स फंक्शन संतत है, कास एक्स फलन संतत है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं, एफ सी बराबर इस फंक्शन, जैसे हमने कहा था कि इसको आप एफ एक्स मान सकते हो, तो एक्स का मान कितना सी, और सी रखोगे इसमें तो सी रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा कास सी प्राप्त होगा, ठीक है। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंड टू सी निगेटिव, और इसके लिए फंक्शन हमारा यही रहेगा, तो लिख देंगे कास एक्स। अब यहाँ से रिप्लेस कर लो, माना एक्स का जो मान है वो सी से कम है, सी से कितना कम है एच कम है, तो इस स्थिति में एच टेंड टू 0 हो जाएगा। और इसको प्रतिस्थापन करेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0, और यहाँ लिखेंगे कास एक्स के स्थान पर सी माइनस में एच। अब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट एच का मान 0 नहीं रखेंगे, बल्कि आप इसका फार्मूला लगा करके विस्तार करेंगे, तब जा करके एच का मान 0 रखेंगे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि कास सी माइनस एच का कौन सा फार्मूला लग रहा है, तो आपको पता है कि कास ए माइनस बी बराबर होता है कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इस फार्मूले से आप इसको विस्तार करो, ठीक है। तो इस फार्मूले से भी विस्तार करेंगे तो हमें ये मिलेगा लिमिट एच टेंड टू 0, और इसको लिख सकते हो कास सी इंटू कास एच प्लस साइन सी इंटू साइन एच। अब इसमें आप बिना डर का
लिमिट रख दो। लिमिट कब रख सकते हो? जब इस फंक्शन में जो यहाँ से यहाँ तक एक प्रकार का व्यंजक दिखाई दे रहा है, यह व्यंजक 0/0 के फॉर्म में ना आता हो, जबकि ये कोई तो बट्टा वाला सवाल है नहीं, इसलिए हम इसमें बिना किसी डर का h का मान 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं, तो ये तो काश सी रहेगा, काश सी इंटू h का मान 0 रखो, काश 0। अब ध्यान रखो 0 अंश बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर काश के आगे जो लिखा रहता है वो एक डिग्री माप होता है या रेडियन माप होता है, तो हम यहाँ डिग्री माप लेकर चलें तो 0 डिग्री लेकर चलेंगे। अब प्लस साइन सी इंटू एच के स्थान पर भी साइन 0। आपको पता है साइन 0 का मान 0 होता है और काश 0 का मान 1 होता है, तो ये काश 0 का मान 1 में काश सी का गुणा काश सी प्लस में साइन सी में साइन 0 का मान होता है 0, तो 0 में साइन सी का गुणा 0, तो इस प्रकार से हमें मिलेगा काश सी। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। देखो राइट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड लिमिट x टेंड टू किसके लिए चेक करना है? सी पॉजिटिव के लिए फंक्शन रहेगा हमारा कास x। अब वैसे ही हमें इसमें रिप्लेस करना है, माना x बराबर c प्लस h, तो h टेंड टू क्या बन जाएगा? 0। अब इसको इसमें प्रतिस्थापन कर दो, लिमिट बदल गई है, h टेंड टू 0 और यहाँ होगा कास x के स्थान पर c प्लस h। ठीक है, फिर वैसे यहाँ भी इसका फार्मूला लगाएंगे, तो आपको फार्मूला पता होगा, कास a प्लस b बराबर होता है कास a इंटू कास b माइनस साइन a इंटू साइन b। ये आपका फार्मूला है। अब इसके आधार पर इसको विस्तार करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 कास c इंटू कास h प्लस माइनस साइन c इंटू साइन h। अब इसमें लिमिट को पुट कर दो, तो कास c, ध्यान रखो कास h का मतलब यहाँ 0, तो 0 रखोगे तो इस कास 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। अब 1 में कास c का गुणा कास c माइनस साइन c और यहाँ पर h का मान 0, साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 0 में साइन c का गुणा साइन पूरी तरह से 0 हो जाएगा, तो 0 का मतलब ये 0 हो गया। और इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा कास c। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो राइट हैंड लिमिट है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, दोनों इक्वल है, और साथ में इस फंक्शन का डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष मान है वो भी कास c है। तो हमें एक बात पता चल गया कि ये जो कास x फंक्शन है, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और ये बराबर है एफ सी के, और ये तीनों वैल्यू कितनी आई है? कास c। अब जबकि ये कास c एक प्रकार का संतत फलन है और साथ में हमने इसको कास और x को हमने जो माना था वो था हमारा gx। ठीक है, gx को कुछ समय के लिए x माना था। अब gx का मान कितना है? gx का मान है हमारे पास x² है। ठीक है, gx का मान है x², तो अब ये x² भी संतत है और साथ में कास x वाला फलन भी संतत है, तो हम इसके कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फंक्शन को भी कह सकते हैं कि जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं, यानी कि इसलिए f यहाँ लिख सकते हो कंपोजिट फंक्शन के में f ऑफ gx ऐसे पढ़ सकते हो। ये इसका मान था कास x²। ये एक क्या है? संतत फलन है। हमने दोनों को कंपोजिट कर दिया। ठीक है, दोनों को कंपोजिट कर दिया, क्योंकि जैसे आप इसमें मान रखोगे तो आपको कास x² प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ से अगर gx का मान रखो तो gx का मान x² है, और अब x² होने के बाद fgx का मान देखो यहाँ पे कितना है? fgx का मान जैसे हम इसको समझ सकते हैं, fgx का मतलब यहाँ से जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको क्या रख देना है?
एक्स नहीं सॉरी जी एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर रखोगे और एफ जी एक्स मतलब अब इस जी एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर होगा तो इस वाले फंक्शन में जो एक्स था ये काश इसके स्थान पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं वो संतत फलन होते हैं। ठीक है, तो हमें तो असंतत बिंदु का परीक्षण करना था लेकिन इसमें कोई असंतत बिंदु नहीं प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। इसमें हमें एक फंक्शन है जो मापांक cos x के रूप में परिभाषित फलन संतत फलन है, ये हमें दर्शाना है। तो आपको पता है कि हमने इसी पहले वाले जो क्वेश्चन में सॉल्व किया cos x, ये cos x ये क्या था, संतत फलन था। तो cos x का जो मापांक होगा यानी उसका मॉडुलस जो निकल कर आएगा वह भी एक संतत फलन ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। तो इसमें कोई ज़्यादा कोई सॉल्व नहीं करना है, बस आपको ऐसे लिख देना है कि जबकि cos x फंक्शन एक संतत फलन है इसलिए मॉडुलस cos x एक संतत फलन होगा। लेकिन एग्जाम में आपको cos x को वहाँ पर संतत फलन चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर हम तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लगातार इसको हल करते जा रहे हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया cos x वो एक संतत फलन था, इसलिए हम इस cos x को लिख देंगे कि cos x एक संतत फलन है। अतः मापांक में cos x का जो मान आएगा या ये जो किसी भी बिंदु पर इसके संतत का परीक्षण किया जाएगा वो भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स बराबर मापांक में cos x। ठीक, अब आपको पता है कि चूँकि इसको मान लेते हैं जैसे माना y बराबर एफ एक्स और एफ एक्स का मतलब यहाँ पर मापांक में cos x है। ठीक है, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ठीक, अब इसको आप क्या करो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो cos x है, cos x एक संतत फलन है, अतः मापांक cos x भी एक संतत फलन होगा और किस बिंदु पर x के प्रत्येक रियल नंबर के लिए। ठीक है, x के प्रत्येक रियल नंबर के लिए ये जो मापांक cos x है वो एक संतत फलन होगा। आप चाहो तो इसके पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल करके चेक करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू तीनों एक जैसे प्राप्त होगी। इस प्रकार से आप इसके संतत का परीक्षण कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको एग्जाम में अलग अलग cos x को संतत का परीक्षण करना ही होगा और उसके बाद यदि आप डायरेक्ट इसी को मापांक में cos x लेकर के चेक करते हो तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 में जो है वो जांच करना है कि क्या साइन मापांक में x एक संतत फलन है कि नहीं है। तो चलिए मैं इसी को अगर सिद्ध कर दूँ और इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 34 का भी जो सॉल्यूशन है वो भी एक मापांक के रूप में दिया गया है। तो किसी भी मापांक फंक्शन में से मापांक फंक्शन को माइनस किया जाएगा तो वो भी एक संतत फलन होगा। अब इसमें कहा है कि इसके सभी असंतत की बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, तब देखेंगे कोई असंतत का बिंदु मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस 33 वाले क्वेश्चन को संतत फलन के रूप में चेक करते हैं। इसी के आधार पर आप इस cos x फंक्शन को भी समझ जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33। ये हमारे पास है fx, मान लेते हैं कि fx बराबर साइन मापांक में x है। ठीक है, जैसे हमने इसको gx बराबर मान करके हल किया था क्वेश्चन नंबर 31 को, उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे और इसी से आप क्वेश्चन नंबर 32 को भी सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान से देखना, इसको तो हमने मान लिया है कि माने ये fx बराबर हमारे पास फंक्शन है साइन मापांक में x। अब इसको फिर से जो मापांक x है उसको हमने मान लिया, माना gx बराबर मापांक में x। अब मापांक x के असंतत बिंदु या कहें कि सभी संतत बिंदुओं का परीक्षण कर लें तो ये किस बिंदु पर संतत है या नहीं। तो हमने मान लिया सबसे पहले इस वाले अंशों को लेकर के, माना gx जो फंक्शन है वो x बराबर c पर संतत है। अब जबकि gx फंक्शन जो है मापांक में x है, इसका मतलब कि ये एक प्रकार का बहुपद फलन है और ये मापांक फलन कहलाता है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं। तो क्लास 11th में आप इस मापांक फलन के बारे में पढ़े होंगे। मापांक फलन जो होते हैं वो प्रत्येक बिंदु पर संतत होते हैं। ठीक है, जरूर आप उसको रिवीजन करें। चलो लेफ्ट हैंड में चेक करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर हमें डायरेक्ट वैल्यू जी सी बराबर मिलेगा, यहाँ पर रखोगे मापांक में c बराबर हमें c प्राप्त होगा। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, जी सी बराबर मापांक में c, तो इसका मान c आएगा। मापांक का अर्थ है कि हर एक मान को धनात्मक में देना। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंड टू c, निगेटिव के लिए हमारा फंक्शन मापांक में x ही रहेगा और यहाँ से प्लस कर लो, माना x बराबर c माइनस h, तो h टेंड टू 0 हो जाता है और रिप्लेस करोगे तो लिमिट x टेंड टू c निगेटिव, x टेंड टू c निगेटिव और यहाँ से आपको प्राप्त होगा, यहाँ पर जैसे x के स्थान पर में c माइनस h लिखना है, मापांक में c माइनस h। अब इसमें आप लिमिट को पुट कर दो, तो लिमिट को रखोगे या इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो अगर x मान, सॉरी यहाँ पर h है, बढ़ा दिया, h टेंड टू 0, तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व भी कर दोगे तो c माइनस h ही प्राप्त होगा, यानी कि लिमिट ले करके सॉल्व करो तो c माइनस 0 का मापांक बराबर ये मिलेगा c। अब इस प्रकार से ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी c आया और डायरेक्ट वैल्यू gc का मान भी c आया। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड टू c पाई टी के लिए फंक्शन रहेगा वही मापांक में x और इसमें भी रिप्लेस कर लो, माना x बराबर c प्लस h है तो h टेंड टू 0 हो जाएगा। अब रिप्लेस करने पर लिमिट बदल चुकी है, h टेंड टू 0 और x के स्थान पर c प्लस h, तो मापांक में c प्लस h। अब इसमें लिमिट को पुट करोगे डायरेक्ट तो आपको प्राप्त होगा, टेकिंग लिमिट c प्लस 0 का मापांक बराबर c। इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि तीनों मान बराबर आए हैं। इस फंक्शन का डायरेक्ट मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो हम लिख सकते हैं चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है एफ सी के, और ये तीनों का मान c आया है। इसलिए जो g फंक्शन है वो x बराबर c पर संतत है। अब x बराबर c पर संतत होने का मतलब यहाँ c कोई एक पॉइंट नहीं है, ये c एक रियल नंबर है। आप लिख सकते हो कि c ये क्या है, रियल नंबर है, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर x का मान c के प्रत्येक बिंदु पर, c एक रियल नंबर है, कोई भी रखा जा सकता है, प्रत्येक बिंदु पर संतत है। ठीक है, अब इस फंक्शन को चेक करते हैं। जैसे f(x) बराबर हमें माना था साइन, और यहाँ पर जो मापांक में लिखे थे वो लिखे थे हम लोग x, तो इसको हमने ऐसे बनाया था
साइन मापांक x को हमने gx लिखा था, ठीक है। इस प्रकार से माना था हमने fx बराबर क्या लिखा था, साइन x, और फिर gx बराबर माना मापांक x, तो मापांक x के स्थान पर gx लिख देंगे। ये हमें प्राप्त हुआ। अब आप जानते हो साइन, इसको कुछ समय के लिए x मान लो, तो साइन और इसको कुछ समय के लिए x मानोगे तो जैसे आपने cos x वाले फंक्शन को सिद्ध किया कुछ समय के लिए x मान करके, उसी प्रकार से आप इसको भी क्या करोगे, साइन सी को भी सिद्ध कर सकते हो। जैसे यहाँ पर cos gx लिखा है, इसको हमने कुछ समय के लिए x मान लिया तो y बराबर cos x हुआ, यानी fx बराबर cos x। तो ये हमें प्रत्येक बिंदु पर संतत प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार से आप इस साइन gx को gx के स्थान पर कुछ समय के लिए x मान लोगे तो ये बन जाएगा fx बराबर साइन x। तो ये फंक्शन भी क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा, ठीक है। आप बिल्कुल प्रयोग करके देख सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड में निकालो, अगर तीनों वैल्यू बराबर आती है तो उसके बाद आप इन दोनों के कंपोजिट फंक्शन को लेकर के कह सकते हो कि जो ये fx बराबर साइन मापांक में x फलन है वो प्रत्येक बिंदु पर संतत है। तो चलो मैं चेक कर देता हूँ, इसका डायरेक्ट वैल्यू निकालो। एफ सी मान लेते हैं कि क्या है, माना x बराबर c पर फलन संतत है, ठीक है। तब यहाँ पर क्या करोगे, डायरेक्ट वैल्यू निकालोगे, तो चूँकि एफ सी बराबर हमें प्राप्त होगा साइन से। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू सी नेगेटिव, और इसके लिए में फंक्शन वही रहेगा साइन x। अब इसमें रिप्लेस करो, x बराबर c माइनस एच, तो h टेंड टू 0 हो जाता है, और इसको प्रतिस्थापन करोगे तो लिमिट h टेंड टू यहाँ 0 हो चुका है, h टेंड टू 0, और x के स्थान पर हमें लिखना है क्या, c माइनस एच, तो साइन c माइनस एच। अब इसको सॉल्व करो। ध्यान रखना यहाँ पर c माइनस एच फार्मूला लगा करके पहले विस्तार करेंगे। तो देखो फार्मूला लगाता हूँ, आपको पता है साइन a माइनस b का सूत्र क्या होता है, साइन a इंटू कास b माइनस कास a इंटू साइन b, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो इस फार्मूले को लगा करके इसको विस्तार कर लें। यहाँ देखो साइन लिमिट h टेंड टू 0, और इसका फार्मूला हम लिखेंगे साइन a का मतलब c है, और यहाँ माइनस लिखा है तो इंटू कास b है ना, b का मतलब h हुआ, तो कास h माइनस कास a का मतलब यहाँ पर c इंटू साइन h, ठीक है। बिल्कुल आसान है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद आप बिना डर का इसमें लिमिट को रख दो, तो टेकिंग लिमिट h का मान 0, कास 0 का मान होता है 1, अब 1 में साइन c का गुणा साइन c, और ये देखो h का मान 0 रखोगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, और 0 में कास c का मल्टीप्लाई 0 तो माइनस में 0, तो ये आपको वैल्यू प्राप्त हुआ साइन c। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आया। तो अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या है, फंक्शन तो वही रहेगा साइन x रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से वैसे ही रिप्लेस करना है, माना x बराबर c प्लस एच, तो h टेंड टू क्या हो जाएगा 0, तो इसको रिप्लेस करने पर h टेंड टू 0, और फंक्शन है हमारे पास साइन x, और x के स्थान पर c प्लस एच लिखना है, तो ये हो जाएगा साइन
सी प्लस एच। अब आप साइन सी प्लस एच का मतलब साइन ए प्लस बी के सूत्र से विस्तार कर सकते हो। आपको पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। जैसे माइनस वाला था वहाँ लिखे थे, वैसे ही आपको यहाँ पर प्लस कर देना है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखना है कि इसको पूरी तरह से विस्तार करने के बाद ही लिमिट की वैल्यू रखी जाएगी, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं लिमिट एच टेंड टू 0 साइन सी प्लस एच, मतलब साइन ए साइन सी इंटू कास एच प्लस कास सी इंटू साइन एच। ठीक है, अब लिमिट रखने पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कास 0 बिल्कुल वही आपको प्राप्त होगा, साइन सी है ना। कास 0 का मतलब 1, और 1 में इतने का गुणा साइन सी, और प्लस यहाँ पर रखोगे 0 तो साइन 0 का मान 0 होता है, और 0 में साइन सी का गुणा 0, तो ये प्लस में 0। तो ये सॉल्व करने पर साइन सी प्राप्त हुआ। ये आपका राइट हैंड लिमिट आया। अब इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ये जो साइन एक्स है वो भी हर एक बिंदु पर क्या होता है, संतत है। जहाँ पर हमने जो एक्स बराबर सी लिया था, वो सी क्या था, वो सी हमारा एक रियल नंबर था। ठीक है, देखो हमारा एक्स बराबर जो सी था वो क्या था, रियल नंबर था। ये ध्यान रखना है, प्रत्येक एक्स के रियल नंबर के लिए हमें संतत फलन प्राप्त होता है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, और ये बराबर है एफ सी के, और इन तीनों का मान आया है साइन सी। ठीक, इसलिए साइन एक्स का जो फंक्शन है वो एक्स बराबर सी, सी क्या है, एक रियल नंबर। यहाँ लिख सकते हो सी रियल नंबर के लिए, सी के लिए संतत फलन है, संतत फलन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए दो फलनों के कंपोजिट फंक्शन जो होंगे वो भी एक संतत फलन होंगे। इसलिए जो फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स था वो था साइन मापांक में एक्स, ये क्या है, कामा एक्स बराबर सी, जहाँ सी एक रियल नंबर है। ठीक है, के लिए एक के लिए एक्स बराबर सी के लिए प्रत्येक बिंदु पर संतत फलन है। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 33 को भी सॉल्व कर सकते हो, और इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 32 को भी सॉल्व कीजिएगा, जिसमें ये कासेस के रूप में लिखा था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि 32 जो दर्शाना था हमें मापांक में कासेक, तो कासेक पहले से संतत फलन था, अब कासेक का मतलब मापांक में रखा गया है, तो ये मॉडुलस फंक्शन बन जाता है। तो इसलिए मॉडुलस फंक्शन भी एक संतत फलन होगा, यानी कंपोजिट फंक्शन, जैसे हमने 33 वाला सॉल्व किया। ठीक है, अब इसी आप क्वेश्चन नंबर 34 को भी सॉल्व करोगे, और ये हमें हल करके बताओगे कि क्या ये फंक्शन किसी बिंदु पर असंतत है या नहीं। और ये ध्यान रखिएगा कि 34 वाला फंक्शन में दो प्रकार के मापांक ऋणात्मक चिन्ह के साथ हैं, इसलिए इनके सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो अब असंतत बिंदुओं को ज्ञात करने का मतलब सिंपल था, आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल करके इसको चेक करो, जो कि एक्स बराबर सी पर चेक करना है, और देखो कि किस बिंदु पर असंतत आता है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू का मान बराबर नहीं आता है, तो आप कहोगे कि जिस बिंदु पर इस फंक्शन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ सी डायरेक्ट वैल्यू का मान बराबर नहीं है, उस बिंदु पर वो फंक्शन असंतत होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब आप सॉल्व करके इसको बताओगे कि क्या ये फंक्शन फलन के सभी किसी असंतत बिंदु पर असंतत है या नहीं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताओ। तो इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 5.1 पूरी तरह से सॉल्व होती है।
और अगले वाले प्रश्नावली में हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे अवकलनीयता। तो आप तैयार रहिएगा, बिल्कुल हम इसको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और इतनी अच्छी तरह से इसको अध्ययन करना जिसकी अवकलनीयता के आधार पर यदि आप समाकलन पढ़ोगे वो बिल्कुल आपको आसान से समझ में आएगा। कुछ बच्चे समझते हैं कि अवकलनीयता को नहीं पढ़ने से हम समाकलन वाले सवाल को हल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जब तक आप अवकलन वाले सवाल को सॉल्व नहीं करते हैं तब तक आप समाकलन के सवालों को हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए वाले हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई कहीं डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए जिससे हम आपके परेशानी को दूर कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।